रहीम। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि होगा हमारा कार्डिक आउटपुट और वीनस रिटर्न के रिलेटेड। इसमें ज़्यादा जो बातें होंगी वो तकरीबन हम रिवाइज ही करेंगे और आप देखेंगे कि मैक्सिमम बातें जो हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। उससे पहले एक दफ़ा अपना जो प्रीवियस लेक्चर है उसको रिवाइज कर लें, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने क्या पढ़ा था, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इस सिस्टम में क्या हुआ था कि अगर ब्लड प्रेशर या फिर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाए और रीनल परफ्यूजन प्रॉपर ना हो सके, तो किडनीज के पास मैक्यूला डेंसा जो है उसकी वजह से वो मैक्यूला डेंसा से सेंस करता है कि भाई हमारे पास प्रॉपर प्रेशर नहीं पहुंच रहा, और स्टिमुलेट करता है जेक्स्ट्रा ग्लैमुलर ऑपरेटस में मौजूद खास सेल्स को। वो सेल्स कौन से होते हैं? जेजी सेल्स। जेजी सेल्स हमारे पास क्या रिलीज करते हैं? रेनिन को रिलीज करते हैं। रेनिन क्या करता है? इसका सबस्ट्रेट होता है एंजियोटेंसिनोजिन, उस पे जाके एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन वन में। एंजियोटेंसिन वन जब लीवर के अंदर से सॉरी लंग्स के अंदर से पास आउट करता है, तो ये कन्वर्ट कर दिया जाता है एंजियोटेंसिन टू में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये एंजियोटेंसिन टू एक स्ट्रॉन्ग वेजोकंस्ट्रिक्टर है और इसके बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं। एक तो ये कि ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाता है, दूसरा डायरेक्टली भी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाता है, और ये एल्डोस्टेरोन की रिलीज करवाता है। कैसे? कि ये एड्रिनल ग्लैंड पर जाकर एक्ट करता है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन हमारे पास क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सॉल्ट करता है, और साथ ही साथ ये हमारे थर्स्ट सेंटर को भी एक्टिवेट करेगा कि भाई फ्लूइड इनटेक करवाया जाए, और साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ये स्टिमुलेट करेगा कि एडीएच को रिलीज करो। इन सारे फैक्टर से होगा क्या, जो हम पहले भी जान चुके हैं, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं कि एक तरफ से हम कॉन्स्ट्रिक्शन के जरिए प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से हम वाटर इनटेक और रीअब्जॉर्प्शन के जरिए फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। प्रेशर भी बढ़ा, फ्लूइड वॉल्यूम भी बढ़ा, तो प्रॉपर जो रीनल परफ्यूजन होनी थी वो अब हो सकेगी। और जब ये हो जाएगी तो ही हमारे पास क्या होगा कि मैक्यूला डेंसा सेंस करेगा कि अब मेरे पास प्रॉपर ब्लड का प्रेशर आ रहा है, मजीद रेनिन जो है रिलीज करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह अगर ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा हो तो उसको हम जो है इंक्रीज कर लिया करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली थी। एक चीज़ जो हम यहाँ पर और डिस्कस करेंगे वो है प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी या फिर असेंशियल हाइपरटेंशन ये होती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की कोई और सेकेंडरी कॉज नहीं होती, बल्कि आप के पास ब्लड प्रेशर किसी प्राइमरी कॉज की वजह से बढ़ता है। अभी तक हमने जो बातें की थी वो इसलिए उसने ब्लड प्रेशर को बढ़ाया था कि उसके पीछे कोई ना कोई और कॉज थी, मेन कॉज कोई और थी, और जिसके अफेक्ट में हमारे पास या तो हाइपरटेंशन हो जाया करती थी या फिर हाइपोटेंशन हो जाया करती थी। अब हमारे पास कोई सेकेंडरी कॉज नहीं है। जब हमारे पास सेकेंडरी कॉज हुआ करती है तो उसमें अगर आप उस कॉज को दूर कर दें तो आपका ब्लड प्रेशर खुद ब खुद नॉर्मल हो रहा होता है। लेकिन प्राइमरी हाइपरटेंशन में ये होता है कि इसकी कोई सेकेंडरी कॉज नहीं होती, कोई ना कोई आपके जिस्म में मेन मसला आता है जो कि ब्लड प्रेशर को चेंज करता है, और वो अक्सर औकात क्या होता है, वेट गेन की वजह से, या आपका पुअर लाइफस्टाइल होता है जो कि प्राइमरी हाइपरटेंशन कॉज करता है। जैसे हमने बहुत सारी अभी बातें भी डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में भी। एक गोल्ड ब्लेड मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस किया था कि उसमें हमने कोई ना कोई आर्टरी को क्लैंप कर दिया था। वो हमारे पास एक सेकेंडरी कॉज थी जिसके नतीजे में हमारे पास ब्लड प्रेशर का जो है राइज देखने को मिला था थ्रू द एक्सेस स्टिमुलेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अगर हम उस आर्टरी को दोबारा से उसकी ऑब्स्ट्रक्शन खत्म कर देते तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है दोबारा से नॉर्मल हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई सेकेंडरी कॉज नहीं आ रही, प्राइमरी ही कॉज है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन बढ़ गया है, हाइपरटेंशन का सामना करना पड़ रहा है। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन के हमारे पास करेक्टर्स क्या आते हैं? ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाता है एडिपोज टिश्यू की तरफ। आपको पता है जो आपके एडिपोज टिश्यूज हैं वो एक तरह का ब्लॉकेज का काम करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचा पा रहे होते, तो जिन सेल्स में एडिपोज जो कंटेंट है वो बढ़ रहा होता है, यानी कि फैट एक्यूमुलेशन बढ़ रही होती है,
उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए अपने ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना होता है। और ब्लड फ्लो इंक्रीज करते करते आपका सिंपैथेटिक सिस्टम भी जो है वो एक्टिव हो जाता है, खास तौर पे किडनीज में। और फिर वही रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है दोबारा चल पड़ता है। फर्क ये है कि पहले रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम किसी ऐसी वजह से चला था कि किडनी के पास उसकी अपनी वेसल में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है एक्टिवेट हो गया हो। जैसे कि हमने पढ़ा था कि रेनल आर्टरी को अगर क्लैंप कर दें तो उसकी वजह से रेनिन रिलीज होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ओवरऑल ही ब्लड फ्लो जो है वो कम हो रहा है, और इस ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए आपको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो लाना पड़ेगा। तो बात वही है कि चाहे कान एक तरफ से पकड़ें या घुमा के पकड़ें। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है एसेंशियल हाइपरटेंशन की? एसेंशियल हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में आप एक तो मेडिसिन की तरफ तो जाते ही जाते हैं कि आप वेजोडाइलेटर ड्रग्स दें, जिससे आपके वेसल्स की अगर वेजोडाइलेशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर गिरेगा, और वैसे भी वेजोडाइलेशन होने की वजह से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी वहां पे पहुंच जाएंगे। दूसरा, आप डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स यानी कि जो एक्सेस ब्लड वॉल्यूम है उसको बॉडी से निकाला जा सके। अब डायूरेटिक्स में हमारे पास फिर मुख्तलिफ तरह के डायूरेटिक्स आ जाते हैं। हमारे किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का हर हर पार्ट स्पेसिफिक है एक खास तरह की रीअब्जॉर्प्शन के लिए। जैसे कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ये सारे पार्ट स्पेसिफिक हैं, इनमें खास तरह के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो चीज़ों को रीअब्जॉर्ब या फिर एक्सक्रीट कराने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो डायूरेटिक्स हमारे पास इन्हीं नेफ्रॉन्स के मुख्तलिफ पार्ट्स पे एक्ट करती हैं, और कहीं ना कहीं से जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको क्लोज करती हैं ताकि एक्सक्रीशन को बढ़ाया जा सके। जब सॉल्ट की एक्सक्रीशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है ऑस्मोसिस के रूल के तहत वाटर भी उसके पीछे पीछे जाता रहेगा, और ब्लड वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा प्रेशर जो है वो जनरेट ही नहीं हो पाएगा। लेकिन जो मेन जो और जो सबसे अच्छा तरीका है प्राइमरी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने का, वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बगैर दवाइयों के। आप कोशिश करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करें, अपना वेट लूज करें, फैट चर्बी वगैरह जो है जिस्म की वो कम करें, ताकि असेंशियल हाइपरटेंशन को जो है वो कम किया जा सके। तो ये सारी बातें थी हमारी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के रिलेटेड। अब चैप्टर नंबर 20 जो है वो ऑल दो इट इज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम उसमें से मेन चीज़ें जो हमने देखनी है उसको गो थ्रू कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो चैप्टर नंबर 20 में जो है मेन चीज़ें वो है वीनस रिटर्न और कार्डिक आउटपुट के रिलेटेड। ऑल दो जो इसमें ग्राफ्स हैं वो करने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम बेसिक चीज़ें और इनके साथ जो प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे, जो हमारे पेपर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट भी है। कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट क्या है? हम शुरू से यही बात कर रहे हैं कि हमारा जो वेंट्रिकल है वो जितना ब्लड पंप करता है हर मिनट में, उसी को हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। अब यंग हेल्दी मैन में कार्डिक आउटपुट होता है 5.6 लीटर पर मिनट के करीब, और विमेन में जो है वो तकरीबन 4.9 लीटर पर मिनट होता है कार्डिक आउटपुट। ओके, जब हम एवरेज ले रहे होते हैं कोई भी फॉर्मूला कैलकुलेट करते हुए तो हम इसकी एवरेज लेते हैं 5 लीटर पर मिनट की। कार्डिक इंडेक्स ये एक नई टर्म होगी आपके लिए। कार्डिक इंडेक्स क्या होता है? ये होती है रेशो कार्डिक आउटपुट ओवर सरफेस एरिया। यानी कि आप टोटल कार्डिक आउटपुट को अगर डिवाइड कर दें कि सरफेस एरिया एक बॉडी का कितना है, तो उसको हम कहेंगे कि ये है हमारे पास कार्डिक इंडेक्स। अब सरफेस एरिया जो है वो नॉर्मली एक पर्सन का जिसका 70 केजी के करीब वेट होगा वो होगा 1.7 स्क्वायर मीटर।
तो जब आप 5 लीटर्स को 5 को डिवाइड करेंगे 1.7 के साथ, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 3.2 लीटर्स पर मिनट पर स्क्वायर मीटर। ओके। बच्चों में जो है ये ज्यादा होता है कार्डिक इंडेक्स, उनमें तकरीबन 4 लीटर के करीब होता है पर मिनट पर स्क्वायर मीटर। और जैसे जैसे इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है तो ये कार्डिक इंडेक्स जो है वो कम होता जाता है, 2.4 लीटर्स हो जाता है तकरीबन पर मिनट पर स्क्वायर मीटर। इसकी बहुत सारी वजूहत हो जाती हैं। एक वजह तो ये भी है कि कार्डिक आउटपुट भी जो है आपका कम हो जाता है बुढ़ापे के साथ साथ, क्योंकि हार्ट की पंपिंग एबिलिटी अब वैसी नहीं रही। कार्डिक आउटपुट का एक फॉर्मूला हम यहाँ देख लेते हैं, हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर एक शख्स का दिल 1 मिनट में 75 मरतबा धड़क रहा है और हर बीट पे वो 70 ml ब्लड पंप कर रहा है, तो टोटल उसके पास 5000 ml आएगा हर मिनट में। ओके। ये कार्डिक आउटपुट, इसका भी आपको पहले से ही पता था। अब कार्डिक आउटपुट बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? या तो आप स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाएंगे या फिर हार्ट रेट को बढ़ाएंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाने का मतलब है कि आप कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा रहे हैं, और हार्ट रेट जो है आपको पता है कैसे बढ़ता है, जब भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आपके पास आती है। या अगर आप दोनों को बढ़ा दें तब भी आपके पास जो है वो हार्ट रेट सॉरी कार्डिक आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा। अब ये सारी बातें ये आप पहले हम गो थ्रू कर चुके हैं, जस्ट जल्दी से इसको रिवाइज करते जाते हैं। टैकीकार्डिया होगा अगर 100 बीट से ज्यादा हुई, और ब्रेडिकार्डिया हुआ अगर 60 बीट्स पर मिनट से कम हुआ। कौन कौन से फैक्टर हार्ट रेट को बढ़ाएंगे? फीवर, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो जाता है, आयोनिक अबनॉर्मल आयोनिक जो फ्लो है वो तेज हो जाता है। एक्सरसाइज जो है सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, एंजाइटी टेंशन हाइपरथायरॉयडिज्म और ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, ये सारी चीजें हार्ट रेट को बढ़ा देती हैं। इन सारे फैक्टर्स को हम बारे बारे डिस्कस कर चुके हैं। और हार्ट रेट कम कैसे होता है? रेस्ट की कंडीशन में है, आप पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है, आप किसी बहुत ज्यादा गम की हालत में हैं, जिसमें आपको देखें वेजोवेगल सिनकोप भी एक चीज होती है कि आप किसी सदमे में चले गए हैं और जो है आप का बिल्कुल ही आपको लग रहा है कि अब मेरा दिल धड़कना ही बंद हो रहा है। हाइपोथायरॉयडिज्म, या फिर नॉर्मली एथलीट्स में रेस्ट के टाइम, ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एथलीट्स में क्यों जो है वो हार्ट रेट कम हो चुका होता है, क्योंकि उनके हार्ट को हर बीट पे पंप करने की एबिलिटी बढ़ा चुके होते हैं उनके हार्ट। तो जब वो नॉर्मल लेवल पे आते हैं, रेस्टिंग फेज में होते हैं, तो उनका हार्ट रेट एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म कम हो जाता है, ताकि अगर एक तरफ से पंपिंग एबिलिटी बढ़ी हुई है तो दूसरी तरफ से आप हार्ट रेट को कम करें, ताकि ओवरऑल कार्डिक आउटपुट जो है वो मेंटेन रहे। स्ट्रोक वॉल्यूम का भी आपको पता है, आज हम जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं चीजों को। स्ट्रोक वॉल्यूम, हर बीट पे आप जितना वॉल्यूम इजेक्ट करते हैं हम उसको कहते हैं 70 से 90 ml के करीब ये होता है। और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से अगर आप एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को निकाल दें, यानी कि 120 ml आपके पास तकरीबन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है। अगर आप उसमें से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो कि एंड पर हमारे पास तकरीबन 50 रह जाता है वो निकालेंगे, तो सिस्टोलिक वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 70 ml पर बीट। ओके, इजेक्शन फ्रैक्शन को देख लेते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन ये होती है कि स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि पर बीट पे जो आप इजेक्ट कर रहे हैं, अगर आप उसको डिवाइड कर दें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के साथ। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आपके पास तकरीबन 120 के करीब है, और अगर आप सिस्टोलिक वॉल्यूम लें तकरीबन 75 ml के करीब के आप हर बीट पर इजेक्ट कर रहे हैं, तो नो आपके पास क्या आएगा? इजेक्शन फ्रैक्शन 0.67, या अगर इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 67% आएगी। अब इसका मतलब ये है कि हार्ट में जो टोटल ब्लड होता है उसका 67% जो है वो हर बीट के साथ पंप किया जाता है। ये है टोटल हार्ट के ब्लड के रिलेटेड। लेकिन अगर आप वीनस रिटर्न के लिहाज से देखेंगे तो 100% ही कार्डिक आउटपुट होता है। हो सकता है ये बात आपको कंफ्यूज करे, मैं दोबारा अपनी बात रिवाइज करता हूँ। अगर हम देखें टोटल ब्लड वॉल्यूम इन द हार्ट और फिर उसकी रेशो निकालें कि हमने कितना पंप किया, तो वो आएगा तकरीबन 67%। लेकिन अगर हम वीनस रिटर्न के लिहाज से देखें तो फिर वो आएगा 100%। वीनस रिटर्न के साथ 100% इसलिए आता है कि आपका जो हार्ट है उसके अंदर 50 ml तो पहले से ही पड़ा हुआ है। अगर आप 70 ml वीनस रिटर्न लाए हैं
तो आप हर बीट के साथ 70 ml को ही पंप कर देते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू वीनस रिटर्न आपका कार्डिक आउटपुट 100% होता है इन अ नॉर्मल हार्ट। और इसकी वजह हमने एक बड़ा मशहूर मैकेनिज्म पढ़ा था, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म, जो कि ये कहता था जितना ज्यादा वीनस रिटर्न आएगा उतना ज्यादा खिंचाव पैदा होगा और इलास्टिक की तरह आपका हार्ट काम करेगा और वापस रिकॉइलिंग के जरिए वो जितना वीनस रिटर्न आया था उस सारे को पंप कर देगा अंडर द फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। तो उम्मीद है ये समझ आई होगी आपको कि वीनस रिटर्न के लिहाज से देखें तो कार्डिक आउटपुट जो है वो 100% होता है, यानी कि जितना ब्लड आया उतना ही ब्लड चला गया। लेकिन अगर टोटल हार्ट के लिहाज से देखें तो क्योंकि 50 ml का रिजर्व उसने पहले ही अपने पास रखा हुआ है, तो उस 50 ml को ऐड करने के बाद अगर हम पंपिंग कैपेसिटी देखें तो वो इजेक्शन फ्रैक्शन की सूरत में हमारे पास 67% जो है वो आ जाती है। ओके, कॉन्ट्रेक्टिलिटी को हमारे पास क्या क्या चीज इंप्रूव करती है? सिंपैथेटिक एक्टिविटी आप बढ़ा दें, बढ़ जाएगी। कैटेकोलामीन्स दे दें, बढ़ जाएगी। हार्ट रेट बढ़ेगा तो कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ जाएगी। आफ्टर लोड बढ़ेगा तो भी कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ेगी। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन जो है वो कम करेगी आपकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी को। और इसी तरह सिस्टोलिक फेलियर, यानी कि आपके हार्ट के पास प्रॉपर कैपेसिटी ही नहीं है कि वो पंप कर सके, तो भी आपकी ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, हार्ट मसल जो है हेल्दी होना चाहिए पंपिंग के लिए। अगर ये हेल्दी ना हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की तरफ जा रहा हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। हार्मोन की अगर हम बात करें तो नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन जो हमने बात की थी कि ये रिलीज होते हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी में, ये हमारे पास हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और उसके रेट दोनों को बढ़ा देते हैं। और अगर डोपामीन और ग्लूकागोन आए तो ये आपकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को जो है बढ़ा देते हैं। केमिकल फैक्टर्स मुख्तलिफ देखें, हाइपोक्सिया या इस्कीमिया या एसिडोसिस, तो ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देंगे। ड्रग्स की बात करें, बीटा ब्लॉकर, हमने सिंपैथेटिक एक्टिविटी में बात की थी कि हमारे जो हार्मोन है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो कहाँ जाके एक्ट कर रहा है, वो बीटा रिसेप्टर पे कर रहा है। तो अगर आप बीटा रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दें, बीटा ब्लॉकर दे दें, प्रोप्रानोलोल जो कि एक बड़ी मशहूर मेडिसिन है, एंड्रॉल के नाम से भी आती है, ये बीटा ब्लॉकर होती है, तो ये भी आपकी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करेगी। कैल्शियम हमारे पास चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, कैल्शियम नहीं आ पाएगा, जिसमें विरापामिल हमारे पास आता है। ऑल दो ये ड्रग्स अभी आपके नहीं है रिलेटेड, लेकिन ये एक एडिशनल पॉइंट के तौर पे आप जो है याद कर सकते हैं। एंटी रिथमेटिक ड्रग्स में भी हम हार्ट रेट को कम कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कर देते हैं। बारबिचुरेट्स अगर किसी ने ले लें या बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक कर लिया तो भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। डिजिटलिस हमारे पास एक ऐसा ड्रग होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, इसके मैकेनिज्म में अभी जाने की जरूरत नहीं है। प्लाज्मा पोटेशियम बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है कम हो जाएगी। डायस्टोलिक कार्डिक अरेस्ट में जा सकते हैं। कैल्शियम आयन बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है आपके पास क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। और इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हार्ट आपका सिस्टोल में जो है वो फंस भी सकता है, इसको हम कैल्शियम रिगर भी कहते हैं। ये सारी वो बातें हैं जो हम पहले से कर चुके हैं। ओके, आज जो चीज हम देखते हैं कार्डिक आउटपुट में, एक और भी हमने चीज देखनी है। लेट मी फाइंड दैट डायग्राम। यस, कार्डिक आउटपुट हम देखते हैं डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशंस में। ओके, कार्डिक आउटपुट का एक फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, एक फॉर्मूला इसका और भी होता है। वो ये होता है कि कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू आर्टीरियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। आर्टीरियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं टीपीआर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो ये था कि कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। उसमें हमने देख लिया कैसे स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कैसे स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, कैसे हम हार्ट बीट को इंक्रीज करेंगे सिंपैथेटिक के जरिए और पैरासिम्पैथेटिक के जरिए कम करेंगे। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू आर्टीरियल प्रेशर, यानी कि आपके पास कितना आर्टीरियल प्रेशर है उसको आप डिवाइड करेंगे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस से। इससे आपको ये पता चला कि जब आपकी पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी तो आपका
आउटपुट बढ़ जाएगा। आउटपुट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि रेजिस्टेंस कम हुई, ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ। ब्लड फ्लो के इंक्रीज होने से कार्डियक आउटपुट जो है आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। अब जो है हम ये मुख्तलिफ कंडीशन देख लेते हैं। बेरी बेरी, बेरी बेरी में हमारे पास ये होता है कि विटामिन B1 थायामीन जिसको हम कहते हैं, उसके हमारे पास हो जाती है डेफिशिएंसी। B1 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने में। अब जब B1 की डेफिशिएंसी होती है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उस जगह पर नहीं जा रहे होते, तो वहां पर क्या हो जाता है, लोकल मैकेनिज्म के थ्रू वेजोडाइलेशन हो जाती है। और जब वेजोडाइलेशन होगी तो टीपीआर जो है आपका वो कम हो जाएगा। टीपीआर कम होगा तो इसका मतलब है कार्डिक आउटपुट आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि बेरी बेरी में आपका कार्डिक आउटपुट जो है वो बढ़ चुका है, तकरीबन 6 लीटर पर मिनट से भी बढ़ चुका है। कार्डिक इंडेक्स सॉरी आपका 6 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर से के करीब करीब जो है वो पहुंच चुका है। अगली कंडीशन है एवी शंट। एवी शंट ये होता है कि आप आर्टरीज से ब्लड को डायरेक्ट वेन में लेकर जा रहे हैं, बीच का जो ऑक्सीजन कैप्चर करने का प्रोसेस आना था, जो कैपिलरीज के थ्रू होता है, वो नहीं हो पाएगा। जब भी एवी शंट होता है तो एवी शंट के नतीजे में भी आपकी जो वेन है वो डायलेट कर जाती है, और उसकी डायलेशन की वजह से टीपीआर कम होता है। टीपीआर कम होने से कार्डियक आउटपुट आपका जो है वो बढ़ जाता है। अगली कंडीशन है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका मेटाबॉलिज्म जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म के बढ़ जाने की वजह से आपके न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो वहां पे उस लेवल पे बढ़ जाती है। उसके बढ़ने की वजह से भी आपका वेजोडाइलेटरी इफेक्ट आता है। वेजोडाइलेटरी इफेक्ट आपके कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देता है। अगला केस है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, आपके रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम हो जाती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाती है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से भी हमने शुरू में ये पढ़ा कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कॉज करती है हमारे पास वेजोडाइलेटरी इफेक्ट, और वेजोडाइलेटरी इफेक्ट के नतीजे में हमारे पास दोबारा से टीपीआर कम हुआ। टीपीआर कम होने से कार्डिक आउटपुट जो है आपका बढ़ गया। ओके। एंजाइटी, पल्मोनरी डिजीज, इन सब में ये होता है। प्रेगनेंसी में भी जो है एक्सेसिव वेजोडाइलेशन हुई हुई होती है मदर की, इस वजह से टीपीआर कम होता है, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। कार्डिक आउटपुट इसलिए भी बढ़ता है ताकि जो फीटस है उसकी भी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। ओके। यंग अडल्ट में नॉर्मली जो है आप देख सकते हैं उसमें हमारे पास तकरीबन 3 to 4 के दरमियान जो है ये कार्डिक इंडेक्स रहता है। ये कार्डिक इंडेक्स क्या था, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर आप कार्डिक आउटपुट को डिवाइड कर दें टोटल जो आपका सरफेस एरिया होता है बॉडी का उसके साथ। अब हम आते हैं उन चीज़ों की तरफ जो हमारे टीपीआर को इंक्रीज कर सकती हैं और कार्डिक आउटपुट जिनके नतीजे में हमारे पास डिक्रीज होगा, या हमारे आर्टीरियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा। ओके। एक तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, प्रॉपर आपका ब्लड पंप ही नहीं हो पा रहा है, आपका आर्टीरियल प्रेशर ही प्रॉपर बिल्ड नहीं हो पा रहा, आपका कार्डिक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो गया। फिर आपके पास शॉक की कंडीशन है। शॉक की कंडीशन में भी आपके पास ये होता है, आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा होता, कोई वॉल्व डिजीज है आपके पास, या फिर आपके पास कार्डिक शॉक है। ये शॉक के चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको मजीद अच्छे से कि कैसे जो है इन कंडीशंस की वजह से आपका टीपीआर बढ़ जाता है या आर्टियल प्रेशर कम हो जाता है, जिसके अफेक्ट में आपका कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। एक और वजह भी है कि स्ट्रोक वॉल्यूम भी आपका कम हो जाएगा इन तमाम कंडीशंस में, और जिसकी वजह से आपका जो है कार्डिक आउटपुट वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यही इस चैप्टर की मेन डायग्राम है जो आपने करनी है। इफेक्ट ऑफ टीपीआर अभी हमने पीछे भी देखा, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि बेरी बेरी में आपका जो है वो टीपीआर कम हुआ, एविशेंट में कम हुआ, हाइपरथायरॉयडिज्म में कम हुआ, एनीमिया में कम हुआ, जिस इन चारों फैक्टर्स की वजह से आपका जो है टीपीआर कम हुआ और कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा था आपका। जबकि दूसरी जानिब आपके पास जो है हाइपोथायरॉयडिज्म में अफेक्ट ऑपोजिट आता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के तो उसमें आपका कार्डिक आउटपुट जो है वो कम हो जाता है, और दूसरी वजह ये भी है आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में बढ़ जाती है।
ओके, ये सारे जो है लो कार्डिक आउटपुट, ये सारे हाई कार्डिक आउटपुट के हम जो है वो देख चुके हैं। मेजरमेंट जो है वो कार्डिक आउटपुट की एक तो फिक्स प्रिंसिपल के थ्रू होती है, और आप जो है कार्डिक आउटपुट थ्रू इकोकार्डियोग्राम जो इको करवाई जाती है उसके ज़रिए भी आप जो है मेजर कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस चैप्टर की। दूसरा, अगर मैं बात करूं वीनस रिटर्न की, तो कुछ हम यहाँ पर चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। वीनस रिटर्न क्या था? वीनस रिटर्न था हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच रिटर्न्स टू द राइट एट्रियम इन 1 मिनट। ये कितना आता है? तकरीबन 5 लीटर आता है पर मिनट पे, और 5 लीटर का 5 लीटर ही आगे जो है वो पंप कर दिया जाता है। अगर वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा? थ्रू फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। कौन कौन सी चीजें जो है वीनस रिटर्न को बढ़ा सकती हैं? अगर टोटल ब्लड का वॉल्यूम ही बढ़ा हुआ है तो वीनस रिटर्न भी बढ़ेगा। फोर्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि अगर आप स्ट्रोक वॉल्यूम को ज्यादा कर देते हैं, यानी कि आपके पास पीछे रिजर्व जो है वो 50 ml की बजाय 30 ml रह जाता है, तो उस वक्त भी जो है सेंस जाती है आपके वीनस सिस्टम के पास, इम्पल्स जाती है कि भाई वीनस रिटर्न को बढ़ाओ क्योंकि कार्डिक रिजर्व कम हो रहा है। कॉन्ट्रेक्टिलिटी और रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होते हैं, जब उसकी कॉन्ट्रेक्शन हो रही होती है तब भी आपके पास वीनस रिटर्न बढ़ रहा होता है। इसको भी हम पीछे देख चुके हैं। इंक्रीज वेजोमोटर टोन इन द वेन्स, यह भी हम पहले बात कर चुके हैं कि जब आपकी वेन्स की कंस्ट्रिक्शन होती है तो आपका वीनस रिटर्न जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, डिक्रीज कैसे होगा? अगर आप एक ही पोस्चर में मुसलसल खड़े रहेंगे, इरेक्ट पोस्चर एज कम्पेयर टू द सुपाइन पोजीशन ऑफ द बॉडी, तो हमने पहले भी ये बात की थी, आपके जो वॉल्स हैं वो प्रॉपर पुश नहीं कर पाएंगे ब्लड को, और आपका जो ब्लड है वो हार्ट तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा। और ये इंक्रीज इंटा पेरिकार्डियल प्रेशर जो है, इसमें भी ये होता है कि आपके पास वीनस रिटर्न जो है वो कम हो जाता है। इसको भी आगे हम फर्दर एक लेक्चर में देखेंगे। ओके, वीनस रिटर्न को बढ़ने के ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। वीनस रिटर्न कैसे बढ़ा? मैकेनिकली प्रिवेंट बैकफ्लो, आपके वीनस वॉल्व्स ने काम किया जिन्होंने ब्लड को बैकफ्लो नहीं होने दिया, तो आपका वीनस रिटर्न बढ़ गया। आपका कार्डिक सक्शन इफेक्ट, यानी कि हमने उस दिन भी बात की थी कि राइट एट्रियम का जो प्रेशर होता है वो कम होता है बनिस्बत हमारे वेन्स के प्रेशर से। इसी वजह से एक ग्रेडियंट बनता है कि हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ आपका ब्लड वॉल्यूम जाता है और विनस रिटर्न जो है आपका इंक्रीज हो जाता है। स्केलेटल मसल आपके पंप करते हैं, यानी कि वही हमने बात की थी कि जब आपके लो लिम्ब के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ब्लड को ऊपर चढ़ने में मदद देते हैं ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से। MSFP, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। सिंपैथेटिक वेजोकंस्ट्रिक्शन, वेजोकंस्ट्रिक्शन भी बढ़ाएगी, और रिस्पायरेटरी पंप जो है ये भी आपके वीनस रिटर्न को इंक्रीज करेगा। और जब जब वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम फिर क्या करेगा? आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाएगा। ओके, ये एक टर्म हमने यहाँ डिस्कस करनी है, मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है? दिस इज द प्रेशर measured एवरीवेयर इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन 1 minute after blood flow has been stopped by clamping the large blood vessels at the heart। मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर ये वो प्रेशर होता है कि अगर आप अपने हार्ट जो आपका ब्लड पंप कर रहा है उसकी पंपिंग का इफेक्ट अपने वेसल्स पर ना आने दें, और ये देखें कि मेरी वेसल्स में जो पहले से ब्लड पड़ा है वो कितना प्रेशर जनरेट कर पा रहा है। यानी कि आपने क्या किया, जो हार्ट से ब्लड लेके आ रहा है एओर्टा, उसको कर दिया आपने क्लैम्प। उसकी क्लैंपिंग की वजह से अब कोई ब्लड जो है वेसल्स में नहीं आ रहा। वेसल्स में वही ब्लड है जो उनमें पहले से मौजूद था, और एक इक्विलिब्रियम की स्टेज आपने अचीव कर ली। अब आप इस स्टेज पर देखते हैं कि पीछे से कोई और ब्लड ना आने की सूरत में नॉर्मली मेरी जो वेसल्स हैं उनमें क्या प्रेशर रहता है? तो उनमें जो प्रेशर होता है वो होता है 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और इसी को हम कहते हैं मीन सिस्टेमिक
फिलिंग प्रेशर। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रेशर भी होता है, मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर। इन दोनों प्रेशर्स में फर्क ये है कि मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर में आप पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, और सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर में आप सिर्फ जो है सिस्टेमिक आर्टरीज और वेन्स को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं। वीनस रिटर्न जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर के। अगर मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर आपका बढ़ेगा तो आपका जो वीनस रिटर्न है वो भी बढ़ जाएगा। ओके, मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर आपके पास ये होता है कि अगर आप पल्मोनरी सिस्टम को भी ऐड करें और सिस्टेमिक सर्कुलेशन को भी ऐड करें और कंबाइन निकालें मीन प्रेशर, तो उसको हम कहेंगे मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर। ऑल्दो ये मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर और मीन सर्कुलेटरी प्रेशर एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, क्योंकि पल्मोनरी जो सिस्टम है उसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मीन प्रेशर बहुत कम होती है। लेकिन ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, इसलिए जो है यहाँ पे इसको डिस्कस करना जो है वो थोड़ा ज़रूरी था। राइट एट्रियल का प्रेशर ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आज का लेक्चर आपको थोड़ा बोरिंग महसूस होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपने पीछे की हुई हैं। जो मीन प्रेशर होता है राइट एट्रियम में ये तकरीबन 2 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के करीब होता है, इसीलिए हम इसको सेंट्रल वीनस प्रेशर भी कहते हैं, क्योंकि सारी वेन्स का जो ब्लड होता है वो अल्टीमेटली राइट एट्रियम में आना होता है। MSFP यानी कि मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर और जो आपका राइट एट्रियम का प्रेशर है, यही दोनों आपके बनाते हैं प्रेशर ग्रेडियंट को। यानी कि पीछे से आपका MSFP अगर ज्यादा होगा RAP की निस्बत, तो ही एक प्रेशर ग्रेडियंट बन सकेगा। यानी कि अगर ये 7 था MSFP और RAP आपके पास था 2, तो आपके पास प्रेशर ग्रेडियंट बना 5 मिलीमीटर मरकरी का। तभी वीनस सिस्टम से ब्लड जो है आपका आर्टीरियल सिस्टम में आ जाता है। अगर आर्टीरियल सिस्टम का मीन प्रेशर जो है वो बढ़ जाए तो आपका वीनस सिस्टम जो है आपके ब्लड को पंप करने में नाकाम हो जाएगा। ओके, अब हम एक फॉर्मूला यहाँ पर देख लेते हैं वीनस रिटर्न कैलकुलेट करने का। वीनस रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि आपके पास जो मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर है उसमें से आप माइनस कर दें राइट एट्रियम के प्रेशर को, और उसको डिवाइड कर दें आप रेजिस्टेंस से जो कि आपके वीनस सिस्टम को फेस करनी पड़ रही है। नॉर्मली ये रेजिस्टेंस होती है 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर लीटर पर मिनट। अगर आप देखें तो क्या आएगा, 7 - 2 यानी कि आएगा 5, और 5 को डिवाइड करेंगे आप 1 से, तो आपके पास वीनस रिटर्न आ जाएगा 5 लीटर्स पर मिनट। और यही बात हम शुरू से कर रहे हैं कि हमारा वीनस रिटर्न अंडर द नॉर्मल कंडीशन 5 लीटर ही होता है पर मिनट। ओके, रेजिस्टेंस वीनस सिस्टम को कौन सी आती है? रेजिस्टेंस विच द ब्लड मीट्स ड्यूरिंग इट्स फ्लो फ्रॉम द आर्टीरियल साइड अप टू द राइट एट्रियम। पूरे आर्टीरियल साइड को क्रॉस करके आपके कैपिलरीज से होने के बाद वेन्स में जब आती है चीज, तो सारी की सारी इन छोटी छोटी वेसल्स से क्रॉस करने से जो उसको हिंड्रस आती है वही सारी एडअप हो जाती है आपके विनस सिस्टम में। ओके, तो ये सारी बातें थी आज की इम्पोर्टेंट। अगर मैं समराइज करना चाहूँ आज के चैप्टर को, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आज का चैप्टर अगर आप छोड़ भी दें तो भी आपके फाइनल पेपर पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। उसकी वजह ये है, कार्डिक आउटपुट मैंने पिछले सारे लेक्चर्स में आपको साथ साथ बताता रहा, विनस रिटर्न आपको बताता रहा। जस्ट एक दो हमने फॉर्मूलाज आज देखे हैं, वो भी अगर आप BRS देखेंगे तो आपको वहां से मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 20, 21 और 22 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल नहीं हैं, इसीलिए जो इसमें चीज़ें काम की थी वो मैंने आज बता दी। और जो ग्राफ्स हैं वीनस रिटर्न के वो करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको आज का लेक्चर थोड़ा बोरिंग महसूस हुआ हो तो उसके लिए मेरी तरफ से माजरत, लेकिन उसकी वजह यही है कि चीज़ें आपने पीछे से पढ़ी हुई हैं। इस चैप्टर में कोई ख़ास बात करने वाली है नहीं। जो ख़ास चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर आपका कोई सवाल है, हमारे पास 1 से 2 मिनट हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कार्डिक आउटपुट में दो फार्मूला से आपने देखने हैं। एक तो कार्डिक आउटपुट का फार्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, और दूसरा होता है आर्टीरियल प्रेशर ओवर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब फार्मूला से आपको जो है वो फैक्टर्स का पता चल जाता है कि कौन सा फैक्टर किस तरह चेंज होगा तो हमारा कार्डिक आउटपुट जो है वो किस तरह चेंज होगा। इसमें दो बातें और होती हैं, एक हमारा हाइपर इफेक्टिव हार्ट होता है, एक होता है हाइपो इफेक्टिव हार्ट। हाइपर इफेक्टिव हार्ट, अगर आपके हार्ट का साइज बढ़ जाए या उसकी पंपिंग कैपेसिटी बढ़ जाए तो हम उसको कहते हैं ये हाइपर इफेक्टिव हार्ट है, यानी कि हमारी कार्डियोमेगैली हो गई है, हार्ट का साइज बढ़ चुका है और अब वो जो है हमारे ब्लड को ज्यादा पंप कर रहा है। और दूसरी तरफ हमारे होता है हाइपो इफेक्टिव हार्ट, यानी कि हार्ट के साथ कुछ ऐसी कमजोरी हो गई है कि वो प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था चैप्टर नंबर 20 का। होप सो आपको बातें समझ आई होंगी। अल्लाह पाक मुझे समझाने और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।